स्काई इज द लिमिट ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन हम नए वर्ड्स सीख सकते हैं। और बच्चे कई बार आते भी हैं कि मैम आरसी बहुत टफ है। नहीं है टफ। आइडेंटिफाइंग एरर को क्या करने का तरीका होता है, आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्रामर के जो पिलर्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, यानी कि आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन। और जैसे कि आपको पता है, आपका मेंस का एग्जाम खत्म हो चुका है और आप लोग जेईई एडवांस की तैयारी में लग चुके होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपका बिटसैट का पेपर भी आने ही वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपेटिटिव एग्जाम है। इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पढ़ ही रहे होंगे, पर एक और सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो है हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सब्जेक्ट। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सब्जेक्ट 30 मार्क्स कैरी करता है। अगर आपने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ये क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका ओवरऑल स्कोर काफी कुछ लेवल अप हो सकता है। यू कैन इंप्रूव योर स्कोर जस्ट बाय डूइंग 10 क्वेश्चंस एंड गेनिंग 30 मार्क्स। ऑलराइट, इसी वजह से हम लेकर आए हैं आपके लिए बिटसैट की इंग्लिश सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में फेस करने पड़ सकते हैं, स्पेशली इन बिटसैट। ऑलराइट, एंड वैसे भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन कंपेटिटिव एग्जाम्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होता है, आपका प्रोफेशनल लेवल पे भी काफी कुछ हेल्प करता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी में आपका बिटसैट का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। The English proficiency part consists of 10 questions. Each question carries 3 marks, यानी कि 30 मार्क्स का पेपर है, जो आप अगर स्मूथली निकाल लिए तो लेवल अप आपके मार्क्स हो जाएंगे। जिसमें क्या क्या आता है, देखो, ग्रामर एंड यूसेज। ग्रामर में आइडेंटिफाइंग एरर्स, सेंटेंस करेक्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट। स्काई इज द लिमिट ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन हम नए वर्ड्स सीख सकते हैं। कैसे? बाय रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश नॉवेल्स। टाइम निकालिए अपने दिन में से, थोड़ा बहुत टाइम निकालिए एंड स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट लर्निंग न्यू वर्ड्स। कीप अ डिक्शनरी, अपने बगल में एक डिक्शनरी रखिए सो दैट यू कैन रीड a new word and then check the meaning. Next, reading comprehension. Short passages followed by questions. Very important topic और आता ही आता है mandatory एक question। और बच्चे कई बार आते भी हैं कि मैम आरसी बहुत टफ है। नहीं है टफ। आने वाले सेशंस में हम ये भी सीखेंगे। Sentence rearrangement. Jumbled sentence that needs to be arranged logically. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत कंफ्यूजिंग सेक्शन है, पर आने वाले सेशंस में हम इसके टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। ऑलराइट, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एरर स्पॉटिंग, यानी कि आइडेंटिफाइंग एरर। आइडेंटिफाइंग एरर को क्या करने का तरीका होता है, आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्रामर के जो पिलर्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, यानी कि आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, articles, that should be really strong, and then only you will be able to solve these questions. Now, in each of the following questions, find out which particular part of the sentence has an error. If there is no mistake, the answer is no error, and also avoid punctuation mistakes. 4 parts given है, जिसमें एक no error का part है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको उसमें से ऐसे पार्ट ढूंढने हैं या ऐसे पार्ट आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है या इम्प्योरिटी है, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपको लग रहा है कहीं कॉमा या फुल स्टॉप का मिस्टेक है, प्लीज इग्नोर दैट मिस्टेक। ऑलराइट, लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद आप आराम से, बहुत फ्लो से आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। He always wants to get the best of facilities, whether he deserved it or not, no error. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से देखो, he always wants to, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें कोई ग्रामर की गलती नहीं दिख रही है। Get the best of facilities, इसमें भी ग्रामर की गलती नहीं दिख रही है। वो हमेशा से चाहता है उसको बेस्ट फैसिलिटी मिले। Whether he deserved it or not,
चाहे वो डिजर्व करता था या नहीं। अब यहां आ गया है ट्विस्ट, क्वेश्चन में ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है? देखो, he always wants to get the best of facilities whether he deserves it or not। यहां पे deserves आएगा। क्यों आएगा? सी, wants क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो वर्ब है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में है। गेट भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड हियर। बट डिजर्व्ड सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है। तो यहां पे क्या हो रहा है? इनकंसिस्टेंसी सेट हो रही है। सी वाले पार्ट में इनकंसिस्टेंसी सेट हो रही है, टेंस की इनकंसिस्टेंसी हो रही है कि ये तो प्रेजेंट टेंस में है और ये पास्ट टेंस में जा रहा है। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली भी देखोगे तो ही ऑलवेज वांट्स, वो हमेशा से चाहता है कि उसको बेस्ट फैसिलिटीज मिले। टाइमिंग क्या हो रही है? प्रेजेंट टेंस की टाइमिंग हो रही है और एकदम से हम किस में ले आए? सिंपल पास्ट में। तो आपको ऐसे टेंस की कंसिस्टेंसी भी चेक करनी पड़ेगी व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके, so let's move to the next question. No one is willing to be a part of this initiative to save the country, nor we do expect anyone to do the job. Okay, you need to find the one which is grammatically incorrect. Which part of the sentence? देखो, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैम कोई गड़बड़ ही नहीं है, नो एरर मार्क कर देते हैं, लेकिन गड़बड़ है। Mistake is there. What is the mistake? Let's see. No one is willing to be a part of. अगर हम इसमें देखें तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई मिस्टेक है, ये ग्रामेटिकली प्योर है। This initiative to save the country, ये भी करेक्ट है, लेकिन कुछ गड़बड़ सी पार्ट में हुई है। What is the mistake? Let's see. Nor do we expect anyone to do the job. यहां पे we do दे रखा था और यहां पे आ गया do we। क्यों आया? What is the rule behind it? Let's see. Rule of inversion. What do you mean by rule of inversion? Rule of inversion का मतलब होता है helping verb plus subject। मतलब helping verb हमारा क्या है? do, और subject हमारा क्या है? we। तो इस पैटर्न में रूल ऑफ इन्वर्जन वर्क करता है, ये इसका फॉर्मूला है। पर अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम हमें कैसे पता पड़ेगा कि रूल ऑफ इन्वर्जन हमें कहाँ यूज करना है? देखो, इसका एक रूल है कि अगर आपके क्वेश्चन में या आपके स्टेटमेंट में नेगेटिव एक्सप्रेशन जैसे वर्ड यूज हो रहे हैं, जैसे नॉर यहां पे यूज हुआ, या नेवर आपने कहीं देखा, या फिर हार्डली अगर आप यूज कर रहे हैं, इस टाइप के नेगेटिव एक्सप्रेशन काइंड ऑफ वर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हैं, तो हमेशा रूल ऑफ इन्वर्जन यूज होगा। तो ये रूल ऑफ इन्वर्जन तब यूज में आएगा जब आप इस काइंड ऑफ वर्ड्स आप देख पाओगे जो कि नेगेटिव होते हैं। ऑलराइट, एंड योर आंसर हियर इज सी। गॉट इट? ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He is originally from Republic of Ireland and has come here for a change. No error. All right. What is the error here? एक बार देखिए ध्यान से, फिर मैं आपको solution बताऊंगी। अब देखो, he is originally from the Republic of Ireland and has come here for a change. The to be added. क्यों? क्योंकि सुनो मेरी बात, डेफिनेट आर्टिकल द है ये, और एक रूल होता है आर्टिकल के अंदर कि कोई भी कंट्री स्टेट के आगे हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल यूज करते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज, कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंटिटीज या स्पेशल गवर्नमेंट कंट्रीज के आगे हमें ये डेफिनेट आर्टिकल को यूज करना ही पड़ता है। जैसे द USA, the United
Kingdom, the United Kingdom, the USA, the Republic of Nation, the Republic of Czech, the Republic of India, such kind of words या such kind of countries के आगे हमें the definite article को use करना पड़ता है क्योंकि ये special government entities होती हैं या countries होती हैं. All right? क्योंकि हम इनको कहते हैं, जैसे USA है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब कलेक्शन ऑफ स्टेट्स है. ठीक है, तो इसीलिए हमें यहां पर द यूज करना पड़ रहा है. ऑल राइट, ओके. आई होप दिस रूल इज वेरी क्लियर टू यू एंड योर आंसर इज बी हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. After carefully consideration of your proposal, I regret to say that we are unable to accept it. देखो ध्यान से कहाँ गलती हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सोचो. ओके. आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, हमारी मिस्टेक ए पार्ट में है. क्यों है ये गड़बड़? दिखने में तो ये क्वेश्चन कैसा लग रहा था, मैम एकदम सही है, नो एरर मार्क कर देते हैं, करते हैं बच्चे, लेकिन गलती होती है. एग्जामिनर इतना वो नहीं है कि आपको मतलब फंसा रहा है, प्रॉपर्ली ट्रैप कर रहा है, आपको उस ट्रैप से निकलना है. समझो बात को. आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ योर प्रपोजल, आई रिग्रेट टू से दैट वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट इट. यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये केयरफुल किसके लिए कहा जा रहा है? कंसिडरेशन के लिए. कंसिडरेशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कंसिडरेशन का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, है ना. लेट्स टॉक अबाउट केयरफुली फर्स्ट. केयरफुली का पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, राइट. अब अगर हम देखेंगे एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को. किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को. लेकिन ये तो नाउन है, तो यहां पे एडवर्ब तो हम यूज कर ही नहीं सकते हैं. अब नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो मॉडिफाई करता है नाउन को? नाउन को मॉडिफाई करता है हमारा एडजेक्टिव. तो केयरफुली का एडजेक्टिव क्या है? केयरफुल है. तो हमें कैसे पता लगाना है? यहां पे देखकर कि ये कंसिडरेशन तो नाउन है. इट मींस यहां पे जो वर्ड यूज होगा वो एडजेक्टिव होगा, बिकॉज एडजेक्टिव इज समथिंग विच मॉडिफाइज नाउन. गॉट इट एवरीबडी? तो थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको सोचना पड़ेगा. यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. All right, let's proceed to next question. Don't touch a wire lest you should not receive a shock. All right, देखो इसमें क्या गलती है. दिखने में तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं है भाई, नो एरर मार्क कर देते, पर गड़बड़ होती है. मैंने बोला ना, एग्जामिनर ट्रैप में फंसाता है और हमको उस ट्रैप से निकलना है. कैसे निकलेंगे? देखो, Don't touch a wire lest you should not remove. इस नॉट को हमें क्या करना है? रिमूव करना है. तो क्या बनेगा? Don't touch a wire lest you should receive a shock. No error. आंसर हमारा सी है. क्यों है ये? क्योंकि इसका एक रूल है, अवॉइड डबल नेगेटिव्स. कहां है नेगेटिव? इधर तो कोई नेगेटिव ही नहीं दिख रहा है, नॉट ही तो दिख रहा है नेगेटिव, वो भी आप हटा रहे हो मैम. क्या गड़बड़ है? देखो, लेस्ट मीन्स टू प्रिवेंट. लेस्ट का ऑलरेडी मतलब नो होता है, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव है. तो आप 2 बार नेगेटिव कैसे यूज कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो. जैसे कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, हार्डली आई डोंट गो देयर. अब हार्डली का मतलब ऑलरेडी होता है ना के बराबर, ना, और डोंट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो डबल नेगेटिव्स हमें यूज नहीं करने हैं. इसका क्या होगा? हार्डली आई गो देयर. गॉट इट? बट लेस्ट को आप एक फॉर्मूले से भी समझ सकते हो. लेस्ट का एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, देखो, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस, राइट, शुड प्लस
बेस वर्ब। सिंपल सा फॉर्मूला है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट। देखो लेस्ट प्लस सब्जेक्ट यू हो गया, शुड आ गया और बेस वर्ब आ गया, दैट इज रिसीव। कुछ नहीं करना है, तो आपका आंसर सी है। ये लेस्ट का ट्रेडिशनल और ग्रामर पैटर्न है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये भी एक तरीका है ध्यान रखने का। या तो आप लेस्ट का मीनिंग जान लो कि भाई नो होता है, जो कि आपको पता ही होना चाहिए, और एक फॉर्मूला भी आप जान सकते हो, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The SEBI board also announced a series of measures aimed at protecting the interest of the investor in left market. ये तो बहुत इजी है, मुझे लग रहा है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो आपको मिस्टेक दिख जाएगी। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। The SEBI board also announced a series of measures. क्या आएगा? measures. क्यों आएगा measures? ये मतलब हमारा आंसर क्या है? बी है। क्यों है measures? देखो, the phrase a series of measure is incorrect because measure should be plural to match a series which refers to multiple items. ध्यान से देखो, a series of something का मतलब होता है multiple item या collection of multiple articles या items. तो ध्यान से देखिए आप, तो अब यहां पे हमने measure लिख रखा था और series क्या है? plural है, तो उसके साथ भी plural noun ही आएगा। तो मेजर का क्या बनेगा? मेजर्स बनेगा, ताकि इसकी इनकंसिस्टेंसी जो हो रही है, अ सीरीज ऑफ मेजर बोल के हम क्या कर रहे हैं? इनकंसिस्टेंसी सेट कर रहे हैं। तो हमें कंसिस्टेंट रहना है, इक्वालिटी करनी है। कैसे? अ सीरीज ऑफ मेजर्स करके। ठीक है, तो योर आंसर इज बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Neither the father nor the sons has eaten any vegetarian dishes. Very important rule, subject verb agreement से related rule है। देखो इसमें क्या गड़बड़ है? Neither the father nor the sons have eaten any vegetarian dishes. Has की जगह have आया है। क्यों आया है? देखो एक रूल है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास, नियर। कोई चीज आपके पास में हो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। नया वर्ड भी सीख सकते हो आप, राइट? नियर है। अब क्या है, इस रूल को हम क्या बोलते हैं? समझो, ये नाइदर और नॉर, इस टाइप के जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज करते हैं, राइट? नाइदर नॉर, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अगर या फिर आइदर और, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अगर इस टाइप के पेयरिंग कंजंक्शंस या कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ सब्जेक्ट्स जॉइंड हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं यहां पर? 2 सब्जेक्ट्स हैं, 1 एंड दी 2, फादर और सन्स ही सब्जेक्ट है। अगर इससे कोई भी 2 सब्जेक्ट्स जॉइंड है, ऑब्वियसली 2 ही होंगे, तो हमेशा ब्लैंक के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है वर्ब। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब है ब्लैंक के नियरेस्ट सब्जेक्ट जो भी है, यानी कि आपका सेकंड सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है। अगर यहां पे सन्स है, सन्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और अगर यहां पे सन होता तो वर्ब भी सिंगुलर होता। ये थंब रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। गॉट इट? सन होता तो हम हैज लिखते, लेकिन यहाँ पे सन्स है तो हमने हैव लिखा, तो ब्लैंक के पास वाले रूल को ही हमें, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब पुट करना है। बिठा लो दिमाग में, ठीक है? नियरेस्ट टू द ब्लैंक, नियरेस्ट टू द ब्लैंक वाले सब्जेक्ट को चूज करके हमें वर्ब पुट करना है। ध्यान रखो इस पॉइंट को, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ गया होगा मुझे लगता है अब, एंड योर आंसर इज सी। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। ये भी द नंबर ऑफ वाला रूल है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। देखो,
The number of students has increased a lot. यहां पर has आएगा. क्यों आएगा? देखो, इसका एक रूल है. बी आंसर है. क्या रूल है? सुनो. The number of का मतलब क्या होता है? टोटल काउंट ऑफ समथिंग. ठीक है, इसको टोटल काउंट ऑफ समथिंग, यानी कि हम इसको एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज करते हैं. टोटल काउंट ऑफ कोई पर्टिकुलर सेट का, किसी चीज का टोटल काउंट, जिसको हम 1 कंसिडर करते हैं. तो अब इसका एक पैटर्न होता है, दिमाग में बैठा लो, कुछ नहीं है. पैटर्न है द नंबर ऑफ प्लस. ठीक है, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब. ये पैटर्न है इसका. मतलब द नंबर ऑफ के साथ आएगा तो प्लूरल नाउन. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल नाउन. लेकिन जब हम वर्ब यूज करेंगे वो हम सिंगुलर यूज करेंगे. जैसे कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैज डिसॉल्व्ड. ठीक है, तो हमने नाउन क्या यूज किया है? वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लूरल नाउन. लेकिन वर्ब हम क्या यूज करेंगे? हैज, क्योंकि हम इसको रेफर तो टोटल काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो सिंगल एंटिटी की तरह हम इसको काउंट कर रहे हैं ऑफ समथिंग. टोटल काउंट ऑफ समथिंग. ऑलराइट, सो अंडरस्टूड दिस पैटर्न? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Many a student are frustrated because of unemployment. Right. इसका भी एक बहुत सिंपल सा रूल है many a student का. देखो, many a student is frustrated instead of are. यानी कि आपका आंसर बी है. इसका भी एक रूल समझ लो. रूल देखो इसका. many a plus. ठीक है, many a plus singular noun is equals to singular verb. Many a plus singular noun is equals to singular verb. कैसे? ध्यान से देखो बेटा. जनरली many a का मतलब क्या होता है? many a का मतलब होता है something in large number. समथिंग इन लार्ज नंबर. तो जनरली हम सोचेंगे कि ये तो प्लूरल है, लेकिन नहीं. भले से आप इसको उस प्लूरल फॉर्म में समझिए, भले से उस वे में समझिए, लेकिन फिर भी ये क्या ही लेगा? सिंगुलर वर्ब. और इसके साथ जो नाउन फॉलो होगा वो भी सिंगुलर नाउन ही फॉलो होगा, और हमारा आंसर बी होगा. ऑलराइट, ओके. ये पैटर्न आपको समझ आ गया? इसको ध्यान रखना कि मैनी के साथ भले से ये अपीयर ऐसा हो रहा है कि लार्ज नंबर है, जो कि है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे. ओके, लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन. द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स. नो एरर. लेट्स सी. The issues are complex and have been obscured. यहां पे have आएगा, तो हमारा आंसर बी है. क्यों आया? बहुत इजी है. ये भी एक मैं आपको समझाना चाह रही हूं. इसमें हमेशा आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है. आपका प्राइमरी थिंग जो होना चाहिए वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए. यहां पे सब्जेक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है यहां पर? इश्यूज की बात कर रहे हैं. इश्यूज हमारा सब्जेक्ट है यहां पर. तो इश्यूज क्या है? प्लूरल है ना? क्या है? प्लूरल है. तो अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही यूज होगा, वर्ब भी. प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. तो इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव बीन ऑब्सक्योर्ड. तो यहां पे ये जो एंड लगा के आप बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहां पे आ तो गया, तो फिर यहां पे हम क्यों यूज करें? हमें यहां पर भी यूज करना है, क्योंकि अभी तक हम बात किसकी कर रहे हैं? सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं. तो बात को ध्यान से समझिए. सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्राइमरी फैक्टर आप सोच लो, जिसके बेसिस पे ही आपको वर्ब यूज करना है. समझ आ गई? सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आपको वर्ब यूज करना है. तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? हम इश्यूज की बात कर रहे हैं,
और कोई सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव बीन ऑब्सक्योर्ड, इन्हीं इश्यूज के ही बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यही आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही लगेगा। ये आपका थंब रूल है, दिमाग में बिठा लो। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। गॉट इट एवरीबडी? आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और अपने टेक अवेज प्लीज प्लीज ध्यान में रखिए। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्लीप, ध्यान में रखिए कि आपने आज के वीडियो से क्या क्या सीखा एंड मेक श्योर टू नोट देम डाउन, डोंट फॉरगेट इट। ऑल राइट, सी यू इन दी अदर सेशन।